सो ये एक्चुअली दिया है जर्मन इकोनॉमिस्ट von Thunen में, तो 1826 में, एंड इट्स a classical one, it's the oldest theory of factor pricing actually. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो Okay. नोन एज माइक्रो थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, तो ये जनरली वेज और सैलरी की यूज में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये थ्योरी ये बताता है कि कोई भी फैक्टर का सर्विस अगर हम ले रहे हैं, तो दैट विल बी उसका जो प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर हम ले रहे हैं, जैसे लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, है ना, उसका जो प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक ठीक है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से ही आता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट हमें वी ऑलरेडी नो कि ये रेफर करता है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ लेबर or any ओके factor. ठीक है, while keeping other factors constant. In this case, we will be specifically studying with respect to labor. ठीक है, ओके तो since we'll be studying this marginal product जो इतना यूज करते हैं, तो इसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो कोई भी अगर एम्प्लॉय करता है, कोई भी एम्प्लॉयर अगर लेबर कर एम्प्लॉय करता है, तो ये क्या करता है कि एक इंक्रीज, अगर 1 यूनिट इंक्रीज होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होती है और उसी हिसाब से वो उसको वेज देता है। ठीक है, लेकिन जितना हम्म मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जितना होगा हम्म, उसके हिसाब से वेजेस मिलेगा, हाँ, मतलब एडिशनल जो नंबर ऑफ यूनिट्स क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से उसकी सैलरी डिफाइन होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं होगा तो वो उसको वेज दे के क्यों रखेगा, है ठीक ना। है। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर विल टेंड टू हायर वर्कर्स particular type until the contribution of that last or marginal worker makes to the total value of product is equal to the extra cost incurred by hiring this worker। ठीक है, ठीक है, और ये समझ मतलब गया फिर से। बोल रही हूँ मैं, ठीक है। देखो एक एम्प्लॉयर तब हाँ तक जी। कोई भी वर्कर को हायर करेगा जब तक उसको जो भी वेज देगा, ठीक है, जो भी वेजेस के हिसाब से देगा उतना अमाउंट का उसको प्रोडक्ट मिनिमम निकल जाना चाहिए, है ना, उसका जो कॉस्ट है ठीक दैट है। इज वेजेस, है ना, हम्म, और ये जो वेजेस पेमेंट करेगा वो लेबरर को, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाके वो उसको एम्प्लॉय करेगा। अगर लेस देन उसका जो वेजेस होगा दैट मीन्स इट्स ए कॉस्ट फॉर दैट एम्प्लॉयर, है ना। ठीक है। अगर वेजेस हम्म, विल बी ग्रेटर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट लेबर और मार्जिनल लेबर, दैट हम्म, मीन्स देयर विल बी लॉस, राइट। और अगर wages will be less than the marginal product of labor, that means you can employ more labor and increase your profit, है ना, till they become equal। हम्म, ठीक है, यही ठीक यही है। चीज है, बस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का यही कंसेप्ट समझ लो। अच्छा, तो ये अगर हम मोर एंड मोर लेबर एम्प्लॉय करते हैं, तो वी नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, है ना। हम्म, तो अंडर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जैसे जैसे आप मोर एंड मोर लेबर आप एम्प्लॉय करने लग जाओगे, तो उसमें क्या होता है कि हम्म, उनका प्रोडक्टिविटी भी लेस एंड लेस हो जाती है ना। ठीक है। तो ठीक है। हाँ जी। क्या होता है कि आपका जितने वहीं तक आप एम्प्लॉय करोगे जहां तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द वेजेस। बियॉन्ड दैट अगर आप कोई मतलब ये इसके बियॉन्ड अगर आप जा रहे हो दैट मीन्स आपका वेजेस विल बी हायर और योर कॉस्ट विल बी हायर देन द रेवेन्यू, है ना। तो आपकी प्रॉफिट में योर प्रॉफिट विल बी लेस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट टेलिंग इन अ डिफरेंट वे। ठीक है,
गॉट द पॉइंट? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आया। हाँ, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना, हम लोग इसको 3 तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, ओके? तो ये तीनों मैम टाइप्स आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ, हाँ। मैम कुछ दिख ही नहीं रहा है आपका। अरे! दिख रहा है तो एंटायर स्क्रीन ही मैंने दिखाया है। अच्छा, एक बार फिर से करते हैं। आपका नेटवर्क इश्यू है क्या? नहीं मैम, अब तो वाईफाई से कर लिया। अरे वाईफ़ाई में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, सच में उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आओ। हाँ, अभी दिख रहा है? एक सेकंड। अब आया। हुँ, तो अभी दिख रहा है? हम्म, अभी दिखा? अब दिखा। ठीक है। तो हम इसको तीनों टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है? हम्म। तो एक होता है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ये जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आती है, ठीक है? मैम ये किसमें कैटेगराइजेशन आएगी इसकी? ये थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर ही जा रही है? हाँ, सो टाइप्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में हम इसको 3 तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा। एक है कि फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसी के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा जो है वो हम रेवेन्यू के एंगल से भी देख सकते हैं और एक है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो ये जो केस है, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि हमें जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन है, उसमें भी ये काम आते हैं, ठीक है? तो आपका जो भी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, we know that that is the difference between the total physical product when you employed n minus n units of labor instead of employing n minus 1 unit of labor. Suppose आपने 10 लेबर यूज किया था, ठीक है? हम्म। सॉरी, सपोज यू नाउ यू आर हैविंग 11 लेबर, ठीक है? ये आपका हो गया 11 labor and they have produced 110. Earlier, ठीक है। you were using 10 labors and they were producing something like 100. ठीक है? तो आपका ये केस हो गया n, right now it's n and this case becomes n minus 1, है ना? Getting my point? हाँ जी, हाँ जी। So this is the product when we are employing n units of labor. So 110 minus when we had employed 10 labors or n minus 1 that is 10 labor, तो हमें मिला था 100, ठीक है? तो दोनों को डिफरेंस कर दो तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाता है कि आपका जो 11th लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है 10 यूनिट्स। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। ठीक है। तो हम लोग हम्म, इसको टोटल प्रोडक्ट्स में ही देख रहे हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ये जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, ठीक है? ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू कंसेप्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे जब आता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि हम पहले मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और उसमें मार्जिनल रेवेन्यू को ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, आप टाइम्स एमपीपी कर देते हैं। तो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेवेन्यू। तो आप अगर वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो आपकी टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आती है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है? ठीक है। और एक हो गया वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये क्या होता है कि ये जो बाजार में जो भाव होता है वो फैक्टर का, उसी के बारे में बोलता है, ठीक है? तो ये वैल्यू हम कैसे देखते हैं कोई भी चीज़ का, तो हम लोग उसको एवरेज रेवेन्यू लेते हैं या फिर ये हमें प्राइस भी हम बोलते हैं, है ना? ठीक है? समझा समझा नहीं, हम समझा नहीं, समझा नहीं। देखो, मार्केट में हम लोग जब जाते हैं तो सपोज ये हो गया आपका 100 यूनिट्स आपने खरीदा किसी चीज़ का, ठीक है? ठीक है, मार्केट में गए, ठीक है। ठीक है? और इसके लिए आपने पेमेंट किया 1000 रुपीज़, ठीक है, करा। ठीक है?
तो क्या प्राइस आ रहा है? 100 रुपीज। सॉरी, आपने 1000 रुपीज पेमेंट करके, ठीक है, सॉरी, यू आर गोइंग फॉर द वैल्यू, ठीक है। सो आपको बोला गया है कि 1000 में आपने 100 कुछ भी खरीद लिया, सपोज कुछ नोटबुक्स लाए, ठीक है। ठीक है। तो आपको बोला गया कि अच्छा क्या प्राइस दिया, एक एक नोटबुक का कितना है, तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एवरेज प्राइस निकाल रहे हो। ठीक है। और ये एवरेज प्राइस अगर है तो ये जो एवरेज प्राइस आपके लिए हो रहा है, तो कोई भी फार्म के लिए दैट बिकम्स एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। ठीक है, आज एवरेज रेवेन्यू हो गया। ठीक है। ठीक है। तो सेम ठीक थिंग है। ना, तो एवरेज हाँ रेवेन्यू जी। किसी फार्म का दैट बिकम्स द प्राइस फॉर यू, ठीक है। ठीक है। तो गेटिंग माय पॉइंट। हाँ जी। हाँ, तो दैट थिंग इज यूज्ड हियर। पहले एमपीपी ले लेते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है। तो दैट इज आवर एवरेज रेवेन्यू, जो भी है ना, ठीक है। ठीक है। तो तीनों में फर्क आया। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में आपने टोटल प्रोडक्ट जो चेंजेस आए उसको देखा, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में आपने टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस आ रहा है वो देख रहे हैं। उसके लिए आप हम्म, मार्जिनल रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट से, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और अगर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसको पहले ले लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। ठीक है। So let's take one example then. ओके, ये टेबल दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, तो ये देखो, पहले हम कुछ लेबर का यूनिट लिया हुआ है, 1 लेबर 2 लेबर करके 5 लेबर लेबर तक बात किए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे ठीक पहले है। हम टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, दिस वन, ठीक है। और ये एक परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस सारे फिक्स्ड है, ठीक है। ठीक है। तो आपका ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो पहले आप एमपीपी निकालो, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू में, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका हो गया वेज रेट, ये आपका हो गया एमपीपी, मतलब टोटल ठीक है। आउटपुट जो है, और आपने यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया वहां से, है ना, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, ये कॉलम में आप मल्टीप्लाई करने वाले हो मार्जिनल रेट, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। आपका सिंस इट इज योर परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका एवरेज रेवेन्यू विल बिकम इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, याद हाँ जी। है ना। तो आपका मार्जिनल हम्म, रेवेन्यू यहाँ पे क्या होगा, जो भी प्राइस है ना, 5 रुपीज। ठीक। इट्स अ परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट हम्म, है ना। तो आपका प्राइस कांस्टेंट इज एट 5 रुपीज, तो आपने एमपीपी टाइम्स, ये सपोज आपका हो गया कॉलम 3, और ये हो गया 4 5 6, दिस इज योर सिक्स्थ कॉलम। तो आप क्या कर रहे हो, 3 टाइम्स 6 कर रहे हो, है ना। सो यहाँ पे 3 टाइम्स 6 कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका हो गया 20, 5 इंटू 20 हो गया आपका 100, फिर 5 हम्म, इंटू 17 हो गया 85, हम्म, लाइक वाइज, हम्म, ठीक है। हम्म, गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। ठीक है। तो आपको एमआरपी मिल गया, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ओके। तो उसके बाद हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से निकाल रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट में हमें क्या बोल रहे थे हम, एमपीपी टाइम्स एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, है ना, ठीक है। ठीक है। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू एवरेज रेवेन्यू हो जाता है, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या है, हमारे पास प्राइस ही है ना। ठीक है। तो ये प्राइस में आप वही मल्टीप्लाई कर दो मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे वही सेम सेम चीज आएगा ना, हम्म, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारा क्या हो रहा है कि आपका वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट जो भी है विल बी इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आपका एवरेज रेवेन्यू एंड एमआर विल बी सेम इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ओके, ओके। ठीक ओके। है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मार्केट है, हमारे पास दो मार्केट अभी होगा, एक मार्केट होगा प्रोडक्ट मार्केट, एक होगा फैक्टर मार्केट, ठीक है। ओके। तो ये ठीक है। थोड़ा आगे जाके समझेंगे वो क्या है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में ठीक है। हमें ये फिगर्स को देखनी है। तो आप देखो वेजेस सपोज आपका कांस्टेंट है 55, हम्म, ठीक है।
तो वेज आपका 55 है। और ठीक आपको है। ये एम्प्लॉयर कहाँ तक एम्प्लॉय करेगा, जहाँ उसका wage rate will be equal to the marginal revenue product or VMP in case of perfect competitive market. ठीक है, VMP तो वेज उसका बन जाता है, उसका कॉस्ट नहीं, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट है ना। ठीक है, तो ये अगर उसका एमएफसी या फिर फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है, हम लिखते हैं तो कुछ कुछ ये में वेजेस ना लिख के वो फिक्स्ड कॉस्ट लिख देते हैं। ठीक है, एमएफसी लिख देते हैं, तो उसमें आपको यही डील करना जानना है कि ये सेम चीज है। ओके, तो आपका वेजेस कांस्टेंट है, दिस वन डब्ल्यू इज योर वेजेस, और आपका एमआरपी जो है, आपका एमआरपी दिस पार्ट इट इज डिक्लाइनिंग, राइट। ठीक है। तो ये अगर डिक्लाइन कर रहा है तो आप उसको पुट करिए। 1 यूनिट में आपका 100 है, तो दिस इज 1 पॉइंट। सिमिलरली 80, 2 में 80 है, 85 सॉरी 85 है, तो दिस वन। और यहाँ पे फिर आपका आ गया 70, 70 में आपका 3 है ये पर्सन, तो आप इसे जॉइंट करोगे तो इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे आपकी वेज विल बी इक्वल टू एमआरपी। ठीक है, तो आपको एक्स एक्सिस में लेबर दिखानी है और वाई एक्सिस में आपको दिखानी है वेजेस एंड रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम यहीं पे हो रहा है बिकॉज दे आर इक्वल एट दिस पॉइंट। द employer is paying 55 rupees wage rate and it is also getting the marginal product from the labor at 55. So it's a no ठीक है। profit no loss situation, so it is the equilibrium. ठीक है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो आपका एमआरपी कर्व जो है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम आप क्या, यहाँ पे एन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, सॉरी एन इज योर वेज रेट, जहाँ पे आपका एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज, दैट मीन्स देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट। ठीक है। फैक्टर मार्केट मतलब यहाँ पे लेबर मार्केट समझा जाएगा। ठीक है, तो और ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट हमारे बेचते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट, तो फैक्टर मार्केट में हमारी जो लेबर होती है वो उसका सप्लाई और डिमांड जो होती है, जैसे नॉर्मली हमारा होता है ना, वो वही कर्व होती है, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ठीक है, उस टाइप का ठीक है। वेजेस हम डिटरमाइन करते हैं, तो वो वेज वहां से डिटरमाइन होता है, तो ये कांस्टेंट रहता है। सपोज दिस इज एन एन, ठीक है। एट एन एन वी आर गेटिंग ई एट द इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे ओ एम एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सपोज लेबर इज, सपोज वेजेस कम हो गया, एन that becomes downward to n1 n1। ठीक है, तो इन दिस केस हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वेजेस कम हो गया तो हम लोग ज्यादा एम्प्लॉय कर सकते हैं, हमारा डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज, है ना। तो आप ओ ओ एम से आप ओ एम वन, दैट मीन्स एक्सेस, दैट चेंज विल बी mm1 unit of more labor you are going to use। ठीक है, ठीक है। this is in the case of one single farm। what about the industry? ठीक है, तो इंडस्ट्री इस टाइप का काफी सारे फार्म्स होंगे, है ना। ये तो हमने एक फार्म का बताया, तो इंडस्ट्री में क्या होगा, इस टाइप से काफी सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को लेके आपको मिलेगा DD1। ये आपका इंडस्ट्री का फार्म, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम दर्शाता है। ठीक है, दिस पार्ट। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एमआरपी कर्व एमआरपी 1 है, तो यहाँ पे हमें वेज रेट P1 पे, दिस इज द इक्विलिब्रियम फर्स्ट वन। वो जब वेज रेट कम हो गया इन द इंडस्ट्री, तो फिर आपको नया पॉइंट मिल रहा है M, तो दिस इज फॉर एमआरपी 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और इसका कुछ कुछ असम्पशंस है। ठीक है, तो ये बोलता है कि परफेक्ट, देयर शुड बी परफेक्ट कंपटीशन बोथ प्रोडक्ट मार्केट एंड द फैक्टर मार्केट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अगर परफेक्ट कंपटीशन होता है
तो वहां पे प्राइस विल बी कांस्टेंट, है ना। अगर ठीक है। प्राइस कांस्टेंट है तो आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी कांस्टेंट, and then your VMP will become equal to MRP, ठीक है। और अगर परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट होता है तो वहां पे होता है कि आप वेज रेट, जो वेज होगा दैट विल बी इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इक्वल दिस विल बी आल्सो इक्वल टू VMP। तो और आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे दे शुड बी परफेक्टली मोबाइल, दैट मीन्स वो यहाँ से दूसरे लोकेशन तक जा सकते, कोई भी लोकेशन में दे कैन गो एंड वर्क, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई भी उनका परफेक्टली इलास्टिक हो, जितना चाहेंगे लेबर उतनी लेबर हमें मिल सकता है, ठीक है। और होमोजेनिटी, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ये भी अज्यूम करते हैं, एंड देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट और देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे चीजें उनका असम्पशन है, तभी जाके ये काम करेगा, ठीक है। ठीक है। बट यही ठीक है। असम्पशन ही इसका लिमिटेशन के हिसाब से काम करता है, ठीक है। ठीक है। तो यही उनका लिमिटेशन है कि अनरियलिस्टिक असम्पशन है, और वी डोंट नो हाउ टू मेजर देम आल्सो। तो डिफिकल्टी इन मेजरमेंट भी होता है ये कंसेप्ट। दीज टू आर एक्चुअली मेजर वंस, और किताब में आपको काफी सारे मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो अभी हम देख रहे थे कि दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है ना। हम्म। तो लेकिन और भी केसेस हो सकता है, देखो कैसे होता है। प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। तो दिस इज द केस जहाँ पे हमने पढ़ लिया अभी ऑलरेडी, ठीक है। तो दैट केस इज आवर डन, केस वन। और केस टू में हम पढ़ेंगे कि अगर देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा कि आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन है, दैट मीन्स कि हम मोनोपोली हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकती है। तो ये अगर प्रोडक्ट मार्केट में होगा दैट मीन्स इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, आपका एवरेज रेवेन्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। ठीक है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस हो जाएगा तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। ठीक है। ठीक है, और और यहाँ पे अगर फैक्टर मार्केट है तो दे दे इक्विलिब्रियम विल हैपन वेयर your wage or cost is equal to this marginal revenue product, ठीक है। so there will be a gap, actually there will be a gap, so we'll study that what is that gap. Then in third case we'll have perfect competition product market जहाँ पे VMP, that is value of marginal product, will be equal to MRP in this case. एंड यहाँ पे मोनोप्सोनी पढ़ेंगे। देखो मोनोप्सोनी कुछ नहीं होता, मोनोप्सोनी इज द काउंटर पार्ट ऑफ मोनोपोली, ठीक है। जैसे मोनोपोली में एक ही सिंगल सेलर होता है ना, एक ही सेलर होता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मोनोपोली में एक ही सेलर होती है, तो हाँ इस जी। मोनोप्सोनी में एक ही बायर होती है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। दैट मीन्स कि हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है और यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका थर्ड केस हो जाएगा। देन फोर्थ केस में दोनों में ही इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगी, ठीक है। दोनों में। ओके, तो सेकंड केस में तो जैसे बताया था आपको कि परफेक्ट कंपटीशन अगर होता है प्रोडक्ट मार्केट में तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग तो मिलेगा लेकिन दे बोथ विल बी इक्वल। बट इन केस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट इन द प्रोडक्ट मार्केट तो आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व ऐसे दिखेगा, दिस वन, एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी डाउन बिलो दैट, राइट। जब आपको ड्रॉ करनी है जस्ट सी दिस डिफरेंस एंड ड्रॉ दिस मार्जिनल रेवेन्यू हाफ वे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, हेलो,
हेलो।